हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चल, लास्ट क्लास में हमने एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में पढ़ा था और वेंट्स ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ा था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड फार्मूला ऑफ कॉलीगेट प्रॉपर्टीज को भी देखा था। तो आज हम लोग उस पे ही बेस कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। तो आप लोगों को यार पता है, मैं यहाँ आपके लिए क्वेश्चन लिख दूंगा, आपको क्या करना, वीडियो को पॉज करना एंड देन क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब तो देखिए यार, यहाँ पे सवाल आप लोग को लिखा हुआ मिल रहा है, आपको क्या करना, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। देख, मैं यहाँ पे सवाल एक बार पढ़ देता हूँ। अ 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ K3FeCN6 फ्रीजेस एट 0.062 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द अपरेंट परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन? अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बोला जा रहा है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहली बात यार ये बताओ, कौन सा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज लगेगा? कौन सा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रहा है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज क्लियर है। और हमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बोला जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अब मॉडिफाइड फार्मूला ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यूज होगा। ये चीज यार क्लियर है ना? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आप लोग यार जल्दी जल्दी से यार सवाल बना दे, चलो खुद से कोशिश करो। चलो यार, तो यहाँ पे देखो यार, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। पहले तो यार मुझे ये बता, तुम लोग इसमें निकालना क्या यार, अपने को फाइंड आउट क्या करना, परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब क्या? मतलब अल्फा। आपको क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा। तो अल्फा कहां से आएगा? तो पहले आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई कैलकुलेट कर लेंगे तो अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? तो आई इक्वल टू क्या होता है यार, कल लास्ट क्लास में तुम लोग बताया था, आई इक्वल टू 1 + y - 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे यदि आई हमें पता चल गया, वाई तो हमें पता चल ही जाएगा। याद है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों को कल अच्छे से समझा दिया था। तो चलो यार, अब हम लोग सवाल को करते हैं। डेल्टा TF क्या हो जाएगा? T0F माइनस TF। आई का वैल्यू नहीं पता। केफ का वैल्यू क्या होता है? नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया है तो यार याद रखना, वाटर के लिए केफ का वैल्यू क्या होता है? केफ फॉर वाटर याद रखना यार 1.86। नहीं भी दिया हो तो ले लेना खुद से। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 1.86। मोलैलिटी क्या दिया है? 0.01 मोलर। यार मोलैलिटी भी दिया हुआ, इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है? तो सब कुछ दिया है। T0F सॉल्यूशन का ऐसा एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। वाटर है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या? 0। तो यहाँ पे T0F की जगह पे मैं 0 लिख देता हूँ। TF की जगह पे क्या लिखूंगा? माइनस। TF की जगह पे क्या लिखूंगा? तो TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलो चेक करो यार, फ्रीज सॉल्यूशन कितना टेम्परेचर में फ्रीज कर रहा है? -0.062। तो यहाँ पे मैं TF को -0.6। यहाँ पे ध्यान रखना है तुम लोग, माइनस साइन के साथ लिखते हैं ऑलवेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यदि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का माइनस है तो माइनस के साथ, यदि पॉजिटिव में यदि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दिया तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है ना? तो इस चीज का यार ध्यान रखना। कभी कभी यार बहुत बार टर्म्स होता है ना, वो कंफ्यूज कर देता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फिलहाल ये 0.062 हो गया, ये हो गया I इंटू 1.86 इंटू 0.01। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.062 बाय में 1.86 और इंटू में 0.0। चलिए यहाँ से पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट कितना 0 आ जाएगा? यहाँ पे 4 0। यहाँ से पॉइंट हटेगा, कितना 0 आएगा? 3 0। जो उड़ रहा उड़ाओ, 3 0 0 उड़ गया ऊपर नीचे, 62 और यहाँ 186 कट रह गया, 3 जा कट जाएगा, 3 जा उड़ जाएगा, तो ऊपर बचा 10, नीचे बचा 3। तो इस तरह से I का वैल्यू क्या आ गया? 10/3। यदि I आ गया तो यार एक तरह से सवाल ही बन गया। अब यार बताने की जरूरत है क्या? देख, I पता चल गया, 1 + y - 1 अल्फा। सबसे पहले यार उस सॉल्ट को, जो कंपाउंड दिया इसको आयनाइज कर लो। आयनाइज किस तरह से होगा यार, आप बता तुम लोग खुद से। K3 को यदि लिखेंगे तो 3K++ FeCN6। चार्ज क्या आएगा इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर? यार खुद से जरा सोच के बता सकते हो क्या आएगा चार्ज? तो टोटल प्लस चार्ज 3 है ना। ऐसे चार्ज नहीं भी पता तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यार बस सिखलाने के लिए यार ये बता दिया आप लोगों को चार्ज कितना आएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू क्या ले लेंगे अब? तो यहाँ पे 1 मोल के करस्पॉन्डिंग कितना मोल प्रोडक्ट का मिल रहा है? 1 मोल बोले यार, मॉलिक्यूल बोलो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 + 1 4। तो इस तरह से अब हम लोग y इक्वल टू 1 + y - 1 इंटू अल्फा। I का वैल्यू क्या आया? I का वैल्यू क्या आया था? 10/3। 1 + y का वैल्यू कितना है? 4 - 1 अल्फा। हमें अल्फा ही तो निकालना है, कितना डिसोसिएट करेगा, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो यार अब बता यार, अब सवाल में कुछ रहा क्या? -1 को यार इधर भेज दिए, इधर क्या बचेगा? 3 अल्फा। तो इस तरह से यहाँ पे 7/3 इक्वल टू 3 अल्फा। तो यहाँ से क्या आ गया? अल्फा इक्वल टू यार 7/9। तो यदि मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ,
7/3, तो परसेंटेज डिसोसिएशन का बात हो तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 7/9 इंटू 100, तो ये आ जाता है 0.70 ना, 9 8 जा 72, 9 7 जा 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, 7 70, 9 7 जा 63, तो इस तरह से 7 मतलब ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा 77.77%। ठीक, तो यार कैलकुलेशन पार्ट यार तुम लोग खुद से कर लेना। ठीक, तो समझ में आ गया यार किस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है। उम्मीद है यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यार खुद से सॉल्व करना है और अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए यार। जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन दिखे तो आपको यार कंफ्यूज नहीं होना, डरने की जरूरत नहीं है। आप बस जो फार्मूला है ना उसमें आपको मॉडिफाइड फार्मूला यूज कर लेना और उसको भी यार याद करने की जरूरत है ही नहीं, बता तो दिया। आई को राइट साइड में रख देना है और आप पहले आई निकालोगे, उसके बाद जो भी चीज पूछेगा आप निकाल सकते हो। बस आई निकाल लो, फिर आई के लिए ये वाला फार्मूला याद रखना यार, उसके बाद हर एक चीज निकल जाए, फिर कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, तो अभी एक सवाल देखा और हम लोग इस पे बेस्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तो आप लोग नोट कर लो, मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल ये आप सबके सामने है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं यार, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक, सवाल सुन लो। अ 0.004 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक विद 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट सेम टेम्परेचर। द अपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 इज, Na2SO4 का आपको क्या बताना है, डिग्री अल्फा बताना है, सिंपल सा मतलब। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन का बात हो रहा है, कौन सा वो दो सॉल्यूशन है, एक तो Na2SO4 का सॉल्यूशन है, दूसरा कौन सा सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को और दोनों सॉल्यूशन क्या है, आपस में आइसोटोनिक है। और यार तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है आइसोटोनिक का मतलब, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो Na2SO4 सॉल्यूशन दिख रहा है और ग्लूकोज सॉल्यूशन दिख रहा है, दोनों क्या आइसोटोनिक, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। तो अब यार आप लोग क्या बताना है, Na2SO4 का अल्फा बताना है। यार जब भी किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए या डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछा जाए तो आपको पहला स्टेप तो आई का वैल्यू कैलकुलेट करना। पहला स्टेप क्या है, आई को कैलकुलेट करना। आई जैसे ही निकलेगा i इक्वल टू 1 + y - 1 अल्फा से अल्फा निकाल लेंगे। कितना सिंपल हो जाता है ना। तो पहला काम आपका काम है आई निकालना। तो कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे देखो यार मैं पहले लिखूंगा π1 = π2। π1 गए तो Na2SO4 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, π2 का था ग्लूकोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक है इसलिए दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने इक्वल कर डाला। अब π1 का वैल्यू यार देख I1 × C1 × RT, टेम्परेचर दोनों का सेम है। और कहीं मान लो यार गलती हो सकता है टेम्परेचर क्वेश्चन में ना दिया हो, यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया है तो ऐसे में आपको टेम्परेचर सेम एज्यूम कर लेना है। क्लियर। π2 का वैल्यू I2 × C2 × RT। अब RT उड़ा दे। I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो I1 का वैल्यू Na2SO4 के लिए हमें कैलकुलेट ही करना है। इसको C1 का वैल्यू दिया है 0.004, इधर तो उड़ गया। I2 का वैल्यू, अच्छा I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 किसके लिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए। ग्लूकोज का I का वैल्यू क्या होगा, क्या ग्लूकोज का एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है, नहीं। और फॉर नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन I का वैल्यू क्या होता है 1। ये मैंने लास्ट क्लास में यार तुम लोगों को बताया था। ठीक, तो चल यार याद नहीं है तो यार देख लेना, बताया था एसोसिएशन के केस में I का वैल्यू <1, डिसोसिएशन में I का वैल्यू <1 और फॉर नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन के लिए I का वैल्यू = 1। तो और याद रखना यार ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, ये तीन एग्जांपल तो याद रखना, इसका ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है। ऐसे में उनके लिए हम I का वैल्यू क्या ले लेंगे 1। ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, ये तीन तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो क्वेश्चन आपको दे देगा। जैसे यहाँ ग्लूकोज के बारे में कुछ लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मान लेंगे, ना इसका एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक, ये आपको फिर एज्यूम कर लेना खुद से। I का वैल्यू 1, C का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है 0.01 दिया है, 0.01 लिख दो यार। अब यार क्या, अब I का वैल्यू निकालना है तो यार बच्चों वाला हो गया। अब तो यार एक छोटा सा बच्चा भी कर देगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तुम लोग नहीं कर पाओगे। I = क्या हो गया 0.01 और डिवाइडेड बाय 0.004, तो यहाँ पे पॉइंट हटा, यहाँ पे पॉइंट हटा, ऊपर एक 10 बचेगा, ऊपर एक 10 जाएगा तो 10/4 कितना होता है 2.5। तो इस तरह से I का वैल्यू कितना आ गया 2.5। यदि I का वैल्यू 2.5 आ गया, हमें निकालना क्या था अल्फा ऑफ Na2SO4, नहीं निकाला जा सकता, बता दे यार। I = 1 + y - 1 × अल्फा। I का वैल्यू है 2.5, 1 + y का वैल्यू। Na2SO4 को डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यार मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ 2Na ++ SO4
2 माइनस, तो 2 + 1 3 मोल मिल रहा है ना, तो 3 - 1 12। अब यार इतना मैं बच्चों की तरह वैल्यू पुट करके नहीं बता रहा, ठीक है ना, आप तुम लोग यार देख लो, y का वैल्यू 2 + 1 3, 3 - 1 2, 2 अल्फा हो गया। अब यार 2.5 - 1 1.5 और इधर से आया 2 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 1.5/2। और यदि मैं परसेंटेज डिसोसिएशन की बात करूं तो परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगा 1.5/2, इसको इंटू 100 कर दो, परसेंटेज डिसोसिएशन आ गया। कितना हो जाता है यार वैल्यू, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 10 0 0 75, कितना परसेंट आ गया 75% हो गया इस क्वेश्चन सॉल्व। तो देख रहे हो और कितना इजी हो जाता है प्रॉब्लम। तो बस आपको यार ये मॉडिफाइड फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है बस वो यार, यदि कहीं भी तुम्हें लग गया कि किसी सब्सटेंस का या किसी सॉल्यूशन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन्वॉल्व है, तो ऐसे में बस आपको उस फार्मूला में आई को इंट्रोड्यूस कर डालना है और उसके बाद जैसे आप लोग पहले सॉल्व किया करते थे क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करना है। यदि कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना होगा, अल्फा को कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए पहले आई आपको पता होना, आई पता होगा तो फिर 1 + y - 1 अल्फा से आप डायरेक्टली अल्फा बता सकते हो। देख तो चलिए अब ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को सवाल यार समझा देता, पढ़ देता, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से। सवाल क्या सुन लो यार, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ C6H6 डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सर। बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, कितने से कर रहा है 0.45 डिग्री सेल्सियस से कर रहा है। व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। जब 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड का 20 ग्राम बेंजीन में ऐड किया जाए तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज कर जा रहा है कितने से 0.45 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर जा रहा है। यहां तक क्लियर। आगे सवाल क्या कहता देखते हैं। इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म अ डायमर इन C6H6, अब यार यहाँ पे लिख दिया एसिटिक एसिड जब बेंजीन में डालते हैं तो डायमर फॉर्म करता है, ये हमें भी बताया था ना। एसिटिक एसिड किस सॉल्वेंट में, बेंजीन में। वाटर में एसिटिक एसिड को यदि लेंगे तो डायमराइज नहीं करेगा। वाटर में क्यों नहीं करता, क्योंकि जब वाटर में एसिटिक एसिड को डालेंगे तो एसिटिक एसिड उस वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए हम लोग एसिटिक एसिड को बेंजीन में लेते हैं। तो बेंजीन में जब लेते हैं तो एसिटिक एसिड बेंजीन के साथ एच बॉन्डिंग कर नहीं सकता है, बेंजीन के पास कैपेसिटी है नहीं एच बॉन्डिंग करने के लिए, तो इसलिए एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होकर डायमराइज कर जाता है। ठीक, तो ये बता दिया। तो आपको यही बताना कि एसिटिक एसिड का परसेंटेज एसोसिएशन क्या होगा इन बेंजीन। सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है ना। तो अब ये सवाल को आप खुद से कोशिश करके देखो, चार ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट 80.4%, 74.6%, 94.6% एंड 64.6%। ठीक, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ यार, आप लोग उधर खुद से स्टार्ट हो जाओ। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। परसेंटेज एसोसिएशन बताना है, मतलब अगेन अल्फा का वैल्यू बताना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आई का वैल्यू। जब भी अल्फा पूछा जाए तो पहले आपको आई का वैल्यू पता होना चाहिए। आई पता चल जाएगा तो उसके बाद हमें अल्फा का वैल्यू भी पता चल जाएगा। आई कैसे निकाला यार, देखो सबसे पहले डेल्टा TF का वैल्यू क्या होगा जरा सोच कर मुझे बताओ। तो देखिए सवाल पढ़ो अच्छे से। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस। ये डिक्रीजेस बाय का मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट जो था ना वो 0.45 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, मतलब डिप्रेशन जो आ रहा है ना फ्रीजिंग पॉइंट में वो 0.45 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है। मतलब ये हो गया कि आपको डेल्टा TF का वैल्यू भी दिया हुआ है, और जब डेल्टा TF का वैल्यू दिया है तो यार सारा लफड़ा ही खत्म। अब यही चीज समझना है थोड़ा सा स्टेटमेंट यार, इतना तो इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हो ना कि फ्रीजिंग पॉइंट जो बेंजीन का था वो डिक्रीज कर गया बाय 0.45 डिग्री। डिक्रीज कर गया मतलब पहले समथिंग रहा होगा उसके बाद समथिंग रहा, तो दोनों में डिक्रीज जो आया ना 0.45 का, और इसी जो डिक्रीज आता है जो डिप्रेशन आता है, डिक्रीज को डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, जो डिप्रेशन आ रहा है वही डिप्रेशन को तो हम लोग डेल्टा TF कहते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा TF का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 0.45। तो चलो यार इसके लिए तो कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा अंग्रेजी हमको समझना था। I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। आई का वैल्यू कितना है यार, अच्छा आई तो हमें निकालना है। KF का वैल्यू कितना लेना है, देखिए KF बेंजीन का अलग से दे दिया 5.12, जितना दिया उतना ही लेना है, अपने मन से कुछ भी मत लेना। मोलैलिटी, अब मोलैलिटी कितना लिया जाए, तो 2 ग्राम एसिड 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड 0.2 एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है CH3COH। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना यार तुम लोग खुद से, 60 आता है। ठीक, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट कितना लिया गया है, सॉल्वेंट है क्या पहले यार, ये देखो बेंजीन है सॉल्वेंट का मास कितना लिया गया 20 ग्राम, तो यहाँ पे 20 ग्राम इसको इंटू 1000 kg में लेना होता ना, तो ये 20 ग्राम में 1000 से डिवाइड करना था, ऊपर चला गया। क्लियर। तो यहाँ से एक ही अननोन दिख रहा है केवल आई यदि निकल आएगा तो यार इसका बाद क्या, आई निकालने के बाद अल्फा निकाल लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए यार आई क्या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो तुम लोग यार माहिर हो, करो जल्दी से। 20
या इंटू भी 60 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 60 नीचे आएगा, ये इधर आ जाएगा, और नीचे साइड में क्या क्या आएगा 5.12 आएगा, और क्या आएगा 0.2 भी आएगा, और क्या आएगा 1000 भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अब आप लोग क्या करो, खुद से सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। या एंट्रेंस में ऑलरेडी जेईई शायद 2017 या 18 में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो खुद से कोशिश करना यार। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आई का वैल्यू निकाल कर लिख दे रहा हूँ, ये 0.527 आता है, ठीक। आई का वैल्यू 0.527 आ गया, हमें निकालना अल्फा। तो सबसे पहले आई और अल्फा में क्या रिलेशन होगा उस चीज़ को हमें जानना होगा। तो एक काम करते हैं यार, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मिटा दे, चलो यार मैं इधर लिखता हूँ फिलहाल। यहाँ पे तो एसिडिक एसिड CH3COH, ये CH3COH एसोसिएट होकर डाइमर बना रहा, कुछ ऐसा होगा। गलती मत करना यार, तुम लोग हम बताए थे यहाँ पे I इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं 1 + y - 1 अल्फा, तो यहाँ पे बताए थे y इज होता ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल करस्पॉन्डिंग टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। इस चीज को यार मैंने बताया था, यहाँ पे 2 मोल के करस्पॉन्डिंग इसका 1 मॉलिक्यूल आ रहा, यदि इसका मैं 1 कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें क्या पुट करना पड़ेगा 1/2। बस यार यही गलती नहीं करना है आप लोगों को। हो सकता है यार कुछ बच्चे बनाते समय यहाँ पे y का वैल्यू 1 ले लिए हो कि यहाँ पे CH3COH से ये डायमराइज होकर CH3COH2 दे रहा, यदि यहाँ पे 1 लेके बनाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 था ना, इसको 1 कैसे बनाएंगे 2 से डिवाइड करके, जैसे 2 से डिवाइड किया ये तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1/2 हो गया, तो प्रोडक्ट में कितना मॉलिक्यूल दिख रहा है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। अब आई का वैल्यू यार पता है 0.527 इक्वल टू 1, ये माइनस हाफ अल्फा आ जाएगा, तो ये हाफ अल्फा इक्वल टू 1 - 0.527, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू दिस मच, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.473, और यहाँ से अल्फा को यदि मैं कैलकुलेट कर देगा मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 2 7 14 2 6 8 1 9 0.946 ना, 2 3 6 2 7 14 2 6 8 1 9, तो इतना हो गया। और हमें परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में क्या बोल दूंगा यार, परसेंटेज एसोसिएशन की यदि बात की जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 94.6%। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। ठीक, तो देखो यार सवाल में केवल कहाँ पे लॉजिक था, कहीं कुछ लॉजिक लगाना पड़ा क्या, नहीं, आपको बस ये समझना था कि ये जो सवाल में दिया ना डिक्रीजेस बाय, डिक्रीजेस का मतलब डिप्रेशन वैल्यू दिया हुआ है, डिक्रीज का मतलब कितना डिप्रेस हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि इतने से डिप्रेस हुआ, इतने से डिक्रीज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, जितने से डिक्रीज है उसे ही तो हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू केएफ इंटू मोलैरिटी, ये सब तो यार तुम लोग जानते हैं। आई का वैल्यू निकालिए, आई के बाद बस आपसे यहाँ पे हो सकता था गलती, तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है। उसके बाद क्या अल्फा निकल आया, मैथ से कैलकुलेशन है, समझ में आया ये चीज। तो चलिए जिनको नहीं आया था वो नोट कर ले, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, अरे यार, तो देखिए यार नेक्स्ट सवाल ये है आपके सामने, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक। सवाल सुन लो यार, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड, साइनाइड कहते हो CN, आयंस इज 100% आयनाइज्ड एट 1 मोलर। देखिए मोलैरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 2.08, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है 2.08, देन द कॉम्प्लेक्स इज, तो आपको बताना क्या है कॉम्प्लेक्स क्या होगा। तो यहाँ पे केबी का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 0.52। चलो आपको देखो यार सवाल में क्या दिया हुआ है, पहले कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड है, तो आयरन एंड साइनाइड का ऑप्शन भी यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो आयरन और साइनाइड के इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आयरन और साइनाइड के कॉम्प्लेक्स है। अब ये भी दिया 100% आयनाइज्ड, यदि 100% आयनाइज्ड इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन भी जो सॉल्यूशन है आयरन एंड साइनाइड का, उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी भी दिया 1 मोलर। आपको बताना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, कॉम्प्लेक्स को पहचानना, यहाँ पे अब आपको कॉम्प्लेक्स को पहचानना ही है, मतलब ये थोड़ा नया टाइप का सवाल हो गया। कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानेंगे, आयरन और साइनाइड का कॉम्प्लेक्स तो है, आयरन साइनाइड तो यार हर एक में दिख रहा है, तो पहचानेंगे कैसे। तो देखिए यार पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको इसके लिए देखोगे ना सभी में तो एक चीज का डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें, आप लोग यार पहले देखो यार, पहले तो खुद से कोशिश करना, मैं मेरे अभी हिंट जो बता रहा हूँ ना उसको मत सुनो, तुम लोग पहले खुद से स्टार्ट हो जाओ, ठीक। और यदि नहीं समझ में आए पहले 5 मिनट के लिए थोड़ा दिमाग पे जोर दो, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, 10 मिनट 15 मिनट क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। नहीं बनता उसके बाद फिर यार मेरे हिंट पे आ जाओ। चलो देखो यार हिंट यहाँ पे क्या है, क्लू क्या था इस क्वेश्चन में,
कॉम्प्लेक्स को पहचाना। यदि यहाँ पे हम ध्यान से देखें ना तो ये जब आयनाइज होगा तो ये 3K++ FeCN6 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना माइनस आएगा? 3-। कैसे आयनाइज करते हैं यार, ये ऑलरेडी बता दिया ना तुम लोग को। यदि यहाँ पे y की बात करूं तो y का वैल्यू क्या आएगा? तो 3 4 यानी इस केस में y का वैल्यू 4, मतलब इसमें जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो 4 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखो यार स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ कोई डिसोसिएशन होगा ही नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट का जो इधर हो या इधर हो, यदि बाहर लगा होता वही पार्ट आयनाइज होता है ना। ऑलरेडी यार बताए हुए अंदर वाला पार्ट आयनाइज नहीं होता है, मतलब ये आयनाइज नहीं होगा। यदि आयनाइज नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कितने मिलने वाले हैं? 1, इसलिए यहाँ पे y का वैल्यू 1 ही रह जाएगा। क्लियर? यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए 4K+ और इस पे 4-, टोटल मॉलिक्यूल्स यहाँ कितने आने वाले हैं? 5। कैसे डिसोसिएट करते हैं यार ऑलरेडी बता चुके लास्ट क्लास में, तो यार जो नहीं देखे वीडियो वो देख लेंगे जाके। y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगेन यार देखो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 1। देखिए कभी कभी सवाल में ये स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है नहीं दिया रहता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट यदि नहीं दिया है तो समझ जाना वो एक सिंगल मतलब कि ब्रैकेट के अंदर ही है, ठीक है ना। यदि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भी है तो समझ जाना है सिंगल ही ब्रैकेट के अंदर है। चलो तो अब आपको यार हिंट लग गया होगा करना क्या है। करना क्या है? आपको सवाल से y का वैल्यू डिटरमाइन करना है और y का वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बताना कि कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है। तो उम्मीद है यार अब क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। यदि क्लियर हो गया तो यार खुद से आप फिर से क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, ठीक। चलो यार मैं इधर करता हूं सवाल को। इसके लिए y का वैल्यू क्या आ रहा था? 4। सबसे पहले यार डेल्टा TB इक्वल टू मैं I इंटू KB इंटू मोलैलिटी लगा दूंगा। इसमें तो यार कोई दिक्कत नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बात हो रहा है, तो यार डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TB का वैल्यू ऑलरेडी दिया 2.08, कोई दिक्कत नहीं। I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I का वैल्यू तो I यार नहीं बताओ, I तो निकालना है, I निकाल लेंगे, उसके बाद 1 + y - 1 इंटू अल्फा कर देंगे, वहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे। y निकल जाएगा तो बता देंगे यार देख के कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। KB का वैल्यू कितना दिया? 0.52 दिया है। मोलैलिटी कितना दिया सॉल्यूशन का? यार ऑलरेडी 1 दिया, सब कुछ तो दिया, यहाँ पे I निकालना है। कितना आसान हो गया बताओ यार, इतना इजी सवाल। ये पॉइंट पहले उड़ा यार 2 डिजिट, कितना से जाएगा? 4 से उड़ जाएगा। I का वैल्यू कितना आ गया? 4। यदि I का वैल्यू यार 4 आ गया तो यार बताओ अब क्या रह गया सवाल में? कुछ रह गया क्या? Y का वैल्यू निकालना है अपने को, y तो पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना ले लेंगे? 1। क्यों? 100% ऑलरेडी सवाल में लिख दिया है ना, इसलिए अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। 4 - 1 3 इक्वल टू y - 1 इंटू, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3 + 1 4। y का वैल्यू 4, इसका मतलब इस 4 ऑप्शन में वो ऑप्शन करेक्ट होगा जहां में 4 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो चलो यार चारों ऑप्शन को देखो और ये चेक करो किस ऑप्शन में 4 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। पहले वाले में 4 मिलेगा, दूसरे वाले में 1 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मिलेगा, इस वाले में 5, इस वाले में 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ रहा? तो इस तरह से हो सकता है सवाल थोड़ा बहुत घुमाए। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक लगने वाला, वो ऑलरेडी आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं, तो इसलिए यार कोई भी क्वेश्चन अब फंसना तो नहीं चाहिए एटलीस्ट। तो मैं अभी से मिटा देता हूं, आप लोग यार नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको आप लोग यार VVI कर लो। ऐसा इसलिए क्योंकि यार आपको इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा दिखने वाला है और एग्जाम में यार खूब जमकर पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यार मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में इतना सारा पार्ट को एक साथ कंसीडर कर लिया ताकि आपका एक साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए, ठीक। तो पहले यार तुम लोग ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ हार्ड है या कुछ इसमें नया कुछ है, नया कुछ भी नहीं है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं इसमें कुछ भी नया नहीं लगने वाला। जो आप पढ़े हो उसी चीज को अप्लाई करना, ठीक। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप यार खुद से ट्राई कर लेना। चलो सबसे पहले 0.1 मोलर यूरिया, 3 सॉल्यूशन दिया, सवाल समझ लो क्या कहता है। 0.1 मोलर यूरिया फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन है 0.1 मोलर NaCl, थर्ड सॉल्यूशन है 0.1 मोलर BaCl2। 3 सॉल्यूशन दिया है, आपको बताना क्या है? ऑर्डर ऑफ पाई का तो ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड क्या? ऑर्डर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थर्ड क्या? ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेल्टा TB का तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिफ्थ क्या? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सिक्स्थ ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, और सेवेंथ है ऑर्डर ऑफ TF ऑफ सॉल्यूशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ऑर्डर। और 3 सॉल्यूशन ABC इसी में बताना है। तो सबसे पहले यार हम लोग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई पे आते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यार देखो सभी के लिए मैं पाई लिखूंगा तो पाई इक्वल टू क्या लिखना होगा अपने को?
पाई इक्वल टू CRT। लेकिन ये सब में दिख रहा है ना, ये जनरल फार्मूला यार, हर जगह लगा सकते, जहां एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है नहीं हो रहा, हर जगह ये लगा सकते हो। यदि एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, आई का वैल्यू 1 ले लेंगे, यदि हो रहा है तो आई का वैल्यू पुट कर देंगे जो भी होगा। तो ये जनरल फार्मूला है। पहला है यूरिया, यूरिया में क्या कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा? नहीं। याद रखना यार, यूरिया ग्लूकोज एंड सुक्रोज कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता इसमें। तो पहले वाले में तो यार आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। दूसरे केस में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ यार, यहाँ पे आई का वैल्यू 1 ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे आई का वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन तो नहीं लिखा है कुछ भी, तो जब नहीं लिखा है ना तो ऐसे केस में आपको 100% मान लेना है। क्या मान लेना? 100। यदि कहीं मेंशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है NaCl, BaCl2, इस तरह का सवाल में आपको दिखेगा, बार बार हो सकता है सवाल में ना लिखे कि कितना डिसोसिएशन है। और यदि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, आयनिक कंपाउंड दिख रहा है, तो ऐसे केस में आप 100 खुद से मान लोगे। यदि NaCl, KCl ऐसा कंपाउंड दिख गया तो BaCl2, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100% अल्फा मान लो। तो ऐसे केस में देखो यार, आई इक्वल टू 1 + y - 1 × अल्फा। यदि अल्फा कहीं 1 हो जाता है तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो 1 + y - 1, अल्फा 1 बोले ना। यदि 100% मान लेते हैं तो अल्फा 1 तो आई 1 + y - 1, यानी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? y के बराबर। यानी कहीं यदि 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो ऐसे में आई इक्वल टू y हो जाता है। और y कहते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। NaCl में वो कितना मॉलिक्यूल्स आएगा? 2, तो आई का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो आई का वैल्यू पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 है। अब हमें पहला क्वेश्चन तो ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बताना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इक्वल टू ICRT। सबको कॉन्सेंट्रेशन C चेक करो, सबका सेम। टेम्परेचर नहीं गिवन है, क्या मान लेंगे? सबका टेम्परेचर सेम मान लेंगे। तो इस तरह से C भी सेम है, R तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर भी सेम, मतलब तीनों टर्म सेम है। तो पाई केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे। जिसका आई ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तो आई सबसे ज्यादा किसका? C का। तो इसलिए सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आएगा? C का। देन B का। देन कितना सवाल सिंपल हो गया। क्लियर है ना ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, अब तुम लोग सेकंड थर्ड अब खुद से कोशिश करना, यदि नहीं समझ में आया था इससे पहले तो मैं इधर मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? P0 - PS अपॉन में P0। और दिस इक्वल टू क्या होगा? I × मोल फ्रैक्शन ऑफ XB, क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब अगेन देखो यार, यहाँ पे मोलैरिटी, सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना। यदि कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी सेम है तो मोल फ्रैक्शन भी निकालेंगे तो क्या होगा? सबका सेम होगा। मोलैरिटी सेम, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ना सब में सेम है। तो ऐसे में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालो वो सेम ही आएगा। तो XB भी क्या होगा? सभी के लिए सेम। तो अगेन यही तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? आई सबसे ज्यादा किसका? थर्ड वाले का। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी किसका ज्यादा? थर्ड वाले का। यानी C के बाद फिर B के बाद। क्लियर है चीज? मतलब जितने भी, और ऐसे ही बता दिया यार, कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? आई पे। जिसका वैल्यू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू। जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा, उसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी ज्यादा। अब खुद ही से देख के बताया कहां नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सेम मिलने वाला है। तो सबका कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, लेकिन सबका 0.1 मोलर लिया गया। लेकिन जब इसका 0.1 मोलर को मैं डालूंगा ना तो इसका जस्ट 3 गुना हो जाएगा। 1 मोल पे 3 गुना आ रहा है, 3 मोल्स आ जाएगा सॉल्यूट प्रोडक्ट का। तो 0.1 मोल के लिए कितना आ जाएगा? ये 3.3 मोल्स आ जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इसमें डबल हो जाएगा। यूरिया में तो कुछ नहीं होने वाला, जितना डाले तो उतना ही रह जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बढ़ जा रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन जो बन रहा है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ गया। बताया था ना, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ गया। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू इसलिए C सबसे ज्यादा, B सबसे ज्यादा, फिर अब यार क्लियर हो रहा है ना। इस तरह से एक तो यह तरीका है, और एक जस्ट आप लोग को यार मैंने कॉन्सेप्ट वाइज समझा दिया, ठीक। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर, यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका होगा? सॉल्वेंट का तो पूछ नहीं सकता। तीनों के लिए सॉल्वेंट क्या रहा होगा? कॉमन रहा होगा ना, वाटर है तो सबके लिए सॉल्वेंट वाटर ही रहा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तो पूछेगा नहीं, तो सबका तो आंसर है सेम आ जाएगा, C B A सबका सेम आ जाएगा। इसलिए जो वेपर प्रेशर वो किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। तो अब तुम लोग थोड़ा सोच के बता सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ऑर्डर क्या होगा? कैसे बताएंगे? तो देखिए जस्ट इसको भी हम लोग लॉजिकली सोच लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यार, जहां नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा, तुम लोग को बताया था ना, जो ये है, जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? सरफेस ऑक्यूपाइड होगा सॉल्यूट पार्टिकल से। और यदि सरफेस ऑक्यूपाइड है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से, तो ऐसे में उसका वेपर क्या होगा? कम बनेगा। समझ में आ रहा है? यदि वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा।
अब बताओ यार, तीनों में सबसे वेपर कहाँ कम बनेगा, यूरिया, NaCl या BaCl2 में? तो BaCl2 में सबसे कम बनेगा। क्यों? क्योंकि BaCl2 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। यदि BaCl2 केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो वो पूरा का पूरा सॉल्वेंट का जो सरफेस है ना, उस पर सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाएगा। यदि ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए सरफेस पे तो वेपर का बनना कम, यानी वेपर प्रेशर कम। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि C में जो वेपर प्रेशर है वो सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा कहां आएगा, A में। क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसलिए वेपर प्रेशर है। तो ओए यार, मैं उल्टा लिख दिया। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कहां ऑब्जर्व होगा, A में, फिर A के बाद कहां होगा, B में, और C में सबसे कम होगा। क्यों? पूरा का पूरा सरफेस जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है, इसलिए वहां से वेपर कम बनेगा, इसलिए वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो अब तो यार क्लियर हो गया होगा। तो एक तो इस तरह एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो भी मैं समझा देता हूं। देख लो यार, हमें क्या बताना था, वेपर प्रेशर ना ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यार, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू क्या होता है, I इंटू एक्स भी होता है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूट। यहां से देखो P0 बाई P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू I इंटू एक्स भी लिख सकता हूं ना। P0 बाई P0 को मैं 1 लिख दूं, 1 माइनस दिस, और इस वाले टर्म को उधर भेज दो, और एक्स बी को इधर लिया, 1 माइनस I इंटू एक्स बी, दिस इक्वल टू क्या आ गया, PS अपॉन में P0 आ गया। क्लियर है चीज? P0 को यहां से उठा के इधर भेज दो। अब P0 का वैल्यू तो तीनों केस में सेम रहेगा। क्यों? P0 है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, अब सॉल्वेंट तीनों में सेम रहेगा ना, सॉल्वेंट यदि तीनों में सेम है तो P0 का वैल्यू भी सेम, और XB भी सेम। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन तो तीनों जगह, मोलैरिटी सेम तो मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा। मतलब P0 का वैल्यू सबके लिए सेम है, XB का वैल्यू सबके लिए सेम है, लेकिन I का वैल्यू जो सबके लिए सेम नहीं है। यदि I सबके लिए सेम नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, I का वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? I देखिए यार, 1 माइनस है ना, ये वैल्यू यदि बढ़ेगा ना तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा, और I का वैल्यू जितना छोटा होगा ये वैल्यू उतना बड़ा होगा। तो अब I का वैल्यू यहाँ सबसे ज्यादा है C में, यदि C में I का वैल्यू सबसे ज्यादा तो ये वैल्यू सबसे कम, इसका मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सबसे कम, इसलिए C का सबसे कम और A का सबसे ज्यादा। तो इस तरह से भी समझ सकते थे, और कॉन्सेप्ट लॉजिकली भी इसको इमेजिन कर सकते हो। ठीक, तो थर्ड वाला भी समझ में आ गया उम्मीद है। फोर्थ वाले पे आते हैं। तो अब फोर्थ वाला तो बहुत ईजी हो गया। डेल्टा टीबी खुद ही क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ना। यदि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है तो डायरेक्ट देख लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां ज्यादा वहां क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज्यादा। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज्यादा मतलब चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज्यादा, किसी एक का नहीं, चारों का ज्यादा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो भी बढ़ जाएगा, डेल्टा टीबी वो भी बढ़ जाएगा, डेल्टा टीएफ वो भी बढ़ जाएगा, पाई वो भी बढ़ जाएगा। मतलब यदि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है इसका मतलब सबके सब चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज्यादा ही मिलने वाला है, ये मतलब है। तो इस तरह से यदि मैं डेल्टा टीबी के लिए बात करूं, देख लो यार, डेल्टा टीबी क्या होगा, I इंटू केवी इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी सबके लिए सेम है तो मोलैरिटी सेम होगा। I का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए सबसे ज्यादा, देन B देन A, तो आंसर क्या हो जाएगा CBA। अब ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है आपको। ठीक, तो इसको भी लॉजिकली भी सोच सकते हो और इस तरह से भी सोच सकते हो, तो मैं इस तरह से बता देता हूं। डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, ठीक, दिस इक्वल टू I इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। तो टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, टी नॉट बी प्लस I इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। अब बताओ टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो सब जगह सेम है, तो टी नॉट भी जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा वो सबके लिए सेम है, तो ये तो वैल्यू चेंज होने वाला है नहीं। केबी इंटू मोलैलिटी भी हर एक के लिए सेम, क्यों, हर एक का कॉन्सेंट्रेशन सेम। केबी भी हर एक के लिए सेम ही रहेगा, क्यों, सॉल्वेंट सेम है। अब आई का वैल्यू आप समझ सकते हो, आई का वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। और आई सबसे ज्यादा कहाँ, सी में ना, सी में सबसे ज्यादा, तो टीबी का वैल्यू भी सबसे ज्यादा। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो सी देन बी देन ए, ये हो जाएगा। क्लियर है चीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इस तरह का बहुत सारा सवाल दिखेगा, तो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन में ये सब कुछ, मतलब इस तरह का आपको 10-20 सवाल दिख जाएगा, तो एक सवाल में मैं सबको एक बार में क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए बहुत अच्छे से यार समझना और दोबारा फिर से एक बार खुद से कोशिश कर लेना। और मैं दोनों तरीके से समझा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज भी समझा रहा हूँ, लॉजिकली भी समझा रहा हूँ, और इस तरह से आपको फार्मूले से भी समझा दे रहा हूँ। तो ये सी भी हो गया। और इसको यदि मैं इसी तरह से इमेजिन करना चाहूँ तो सोचो जरा, जहाँ हम क्या बताते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में, जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल, यदि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप लोग को याद है तो क्या बताया था मैं कि यदि कभी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर कम होता है, बताया था ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट। यदि हमारे पास सॉल्वेंट है उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा।
अब यदि मैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा, कब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहां होगा? वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा कम कहां होगा? सी वाले में। क्यों? क्योंकि यहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स है। यदि नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड हुआ तो ऐसे में वेपर प्रेशर भी ज्यादा कम होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का। इसका मतलब सॉल्यूशन में सी का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा, देन बी, देन ई। क्लियर? अब इस तरह से समझ सकते थे। अब आता है यार ये दो इंपॉर्टेंट सवाल और है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीएफ तो यार अगेन देख सकते हो, डेल्टा टीएफ खुद क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो यार डायरेक्ट चेक कर लो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां ज्यादा वहां डेल्टा टीएफ का वैल्यू ज्यादा। सबसे ज्यादा कहां आएगा? सी में। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट लिख लिया डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। सब कुछ तो सेम दिया हुआ है, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ सबसे ज्यादा, तो इसलिए सी बी ए। यानी सबसे ज्यादा डिप्रेशन कहां ऑब्जर्व होगा फ्रीजिंग पॉइंट में? सी में, देन बी में, देन ए में। ये चीज क्लियर? अब बात आती है ऑर्डर ऑफ टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। टीएफ कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यहां पे देखो यार अक्सर गलती हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा यार इस चीज को अच्छे से आप लोग समझना। अक्सर यहां पे गलती हो जाता है माइनस प्लस को लेकर, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। देखो यार तुरंत समझ में आ जाएगा, दोनों तरीके से मैं समझा दे रहा हूं। पहले तो मैं आप लोगों को यार फॉर्मूला से समझा दे रहा हूं, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो पूछ भी नहीं सकता है। सॉल्वेंट का तो फ्रीजिंग पॉइंट यार कांस्टेंट रहेगा ना, फिक्स रहेगा ना, तो इसलिए वो सवाल आपसे कर ही नहीं सकता है। चल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है तो यहाँ पे टी एफ, अच्छा यहाँ पे क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। देख यार सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट छोटा होता है, कम होता है, इसलिए ऐसा। और हमें पता है डेल्टा टीएफ नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए बड़ा माइनस छोटा करते हैं। क्लियर है ना ये चीज? चल, अब आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। हमें क्या बताना है? टीएफ बताना है। क्या बताना है? टीएफ बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ही बताना है ना। तो टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी नॉट एफ। इसको मैंने उधर भेज दिया और ये वाला पूरा आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी को मैंने इधर ले आया। तो अब डेल्टा टीएफ यदि हमें बताना तो तुम ही लोग बताओ यार, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी नॉट एफ, सबके लिए टी नॉट एफ का तो वैल्यू यार वही रहेगा। क्यों? सॉल्वेंट सबके लिए सेम, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हर जगह सेम। के एफ इंटू मोलैलिटी भी सेम। तो बस अब कौन इसको कंट्रोल करेगा? टीएफ के वैल्यू को आई कंट्रोल करेगा। और आई का वैल्यू यदि कहीं ज्यादा हो जा रहा है, देखिए आई का वैल्यू यदि ज्यादा तो बताइए यार ओवरऑल वैल्यू क्या हो चुका है? यदि आई का वैल्यू ज्यादा, ओवरऑल वैल्यू कम हो चुका। मतलब ये कि यदि आई यहां ज्यादा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इस केस में सबसे कम आएगा, मतलब सी सबसे कम। और आई का वैल्यू वहां पे सबसे कम है ना, यदि आई सबसे कम है तो इस तरह से टीएफ का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। इसका मतलब यहां पे ए, फिर बी एंड देन सी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं यार, मैं फिर दूसरे तरीके से लॉजिकली समझा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। देखो एक चीज ये देखो, ये सवाल तो अक्सर गलती करवा सकता है आप लोगों से। और ये दोनों चीज, यदि डेल्टा टीबी का जो ऑर्डर रहता है वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो हर जगह वही रह जाएगा ना। आपसे जब भी पूछेगा तो डेल्टा टीबी का ऑर्डर पूछेगा या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ऑर्डर पूछेगा। तो याद कर लेना यार, याद ही कर लेना। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में क्यों नहीं आएगा, इतना आसान है। मान ले यार फिर भी एग्जाम में समय बचाना तो क्या कर सकते हो, डेल्टा टीबी का जो ऑर्डर आता है ना वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का भी ऑर्डर आता है। तो डेल्टा टीबी का ऑर्डर सी बी है, ये भी सी बी है, ठीक है ना। जो ऑर्डर डेल्टा टीबी का होगा वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का भी ऑर्डर, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा हो जाता है। डेल्टा टीएफ का ऑर्डर सी बी हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का उल्टा ऑर्डर पलट जाता है। बस इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग, ठीक। चलो अब इसको लॉजिकली समझ लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऐसा क्यों हुआ। देखिए अभी मैंने क्या बोला, जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है ना, डिप्रेशन। अब सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहां ऑब्जर्व होगा, कहां होगा। तो मान लिया हमारे पास सॉल्वेंट, हम वाटर को मान के रखे, ठीक है ना। सॉल्वेंट क्या माने हुए, वाटर, और वाटर यदि माने हुए तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे ज्यादा डिप्रेशन कहां ऑब्जर्व होगा, जहां सॉल्यूट के पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे वहीं डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स किस केस में दिख रहा, सी वाले में, आई का वैल्यू 3। इसका मतलब सी वाले केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सबसे ज्यादा। यदि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सबसे ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना ही ज्यादा कम होगा। मतलब ये हुआ कि यदि सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज कर रहा था तो सी वाले के केस में बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा मतलब मैं मान लेता हूं इसमें
सी वाले में आ रहा है -3 डिग्री सेल्सियस मान लिया, ये चलो -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक। बी वाले में भी डिप्रेशन तो होगा यार, NaCl को डालेंगे तो डिप्रेशन तो होगा, लेकिन इसमें सॉलिड पार्टिकल इससे कम है ना, तो इसमें डिप्रेशन क्या आएगा, थोड़ा कम आएगा ना डिप्रेशन। इसमें डिप्रेशन देख लो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज कर रहा था, लेकिन सी कितने टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा है, -3, तो ये कितने पे फ्रीज करेगा, ये वाला -4 पे -5 पे बोलूंगा या -2 -1 पे बोलूंगा, जरा सोचो। तो डिप्रेशन इसमें कम ऑब्जर्व होगा ना, यदि डिप्रेशन कम ऑब्जर्व हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, ये कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट मान ले रहा हूं, लेकिन इतना है माइनस, इसमें 3 का डिप्रेशन आया था सी वाले में, बी वाले में डिप्रेशन कम आएगा। हमेशा डिप्रेशन इसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डिप्रेशन 3 डिग्री सेल्सियस का, यहाँ पे ओनली 2 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन ऑब्जर्व हो रहा है ना। इसी तरह से मैं ए की बात करूं तो ए में तो यार और डिप्रेशन कम होगा, क्यों, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स वहां और कम है ना, तो डिप्रेशन और कम होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से मान लो यार डिप्रेशन, ये डिप्रेस हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कहां चला गया सॉल्यूशन का, -1। अब इस तीनों में बताया फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका बोलेंगे हम, सी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है, बी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है, या ए का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, किसका बोलेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम सी का बोलेंगे। क्यों, ये -3 डिग्री सेल्सियस पे आप जाके फ्रीज हो रहा है, ये -2 पे ही फ्रीज हो रहा है, ये -1 पे ही फ्रीज हो जा रहा है, तो सबसे फ्रीजिंग पॉइंट कम किसका है, ए का, सॉरी सी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है। तो यार माइनस प्लस में मत चले जाना यार, ए का -1 है, बी का -2 है, सी का -3, यार ये वैल्यू तो सबसे बड़ा हो गया, तो ये हाँ ठीक है यार, सही बात है। यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू सबसे बड़ा है ना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका बोलूंगा, ए का बोलूंगा, फिर फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा, बी का बोलूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका बोलूंगा, सी का बोलूंगा। -3 का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लेस, और -1 का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ठीक। तो इस तरह से यार ये सो पार्ट था हमारा, ये हो गया अब कंप्लीट। तो इस तरह का सवाल रहेगा, तो यार यहाँ पे ध्यान रखना, डेल्टा टीएफ का और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन करेगा वो उल्टा हो जाएगा, लेकिन डेल्टा टीबी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेम रिलेशन रह जाएगा, ठीक। बाकी चीज तो यार इजी है, समझ सकते हो। वेपर प्रेशर, ये भी वेपर प्रेशर किसका रहेगा, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर पूछ नहीं सकता, वो तो सबके लिए सेम हो जाएगा। और जब भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा जाए और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो अगेन देखो यार ऑर्डर उल्टा हो जा रहा है। तो ये सब चीज को यार एक बार समझ के दिमाग में सेट कर लेना, बार बार यार एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चल यार इस तरह से ये वाला जो पार्ट अपना था न्यूमेरिकल वाला पार्ट, वो पूरी तरह से हो चुका, अब कंप्लीट। तो अब यार आप लोगों को मैं सीट दे दूंगा, उस सीट में हर तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे देखने को, ठीक। तो अब यार मैं बहुत सारा प्रॉब्लम करवा भी नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि सवाल का तो यार कोई अंत नहीं, मेरा मेन काम है बेसिक कॉन्सेप्ट देना, ठीक। इसके बाद एक और लेक्चर में लूँ, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर पूरी तरह से हो गया द एंड, सॉल्यूशन का हो गया द एंड, ठीक। बहुत लंबा यार लेक्चर लगा, बहुत, ठीक। आप लोग को भी यार झेलना पड़ा, कोई बात नहीं यार, लेकिन जो भी चीज़ पढ़ाया गया वो बहुत सॉलिड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक। तो इसीलिए यार आप लोग से यार कहीं से सवाल मिलते हैं ना, तो यार इतना तो यार तुम लोग कॉन्फिडेंट जरूर हो कि तुम लोग बना दोगे सवाल, और मुझे भी यार उम्मीद है कि यार तुम लोग क्वेश्चन अब इस चैप्टर का छोड़ के आने वाले नहीं है, ठीक। तो इसीलिए चलो मैं आप लोग यार एक सीट प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन बना लेना यार उससे, और मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। हाँ, एक और लेक्चर मैं स्पेशली ले लूँगा जिसमें जो भी प्रीवियस ईयर के 2008 के बाद जो भी सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस आए हैं सही एडवांस में, ठीक है ना, उसको मैं अलग से लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, ठीक। तो अब सॉल्यूशन चैप्टर यहीं पे खत्म हो, तो अब यहाँ पे बाय बाय कहने का समय आ गया बच्चों। तो चलो यार मैं चलता हूँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड बाय बाय।